पॉलिनोमियल के इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़े, तीनों पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में कैसे होता है। जैसे आपको बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम मालूम है, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? fx से। तो सपोज fx का वैल्यू दिया हुआ, कोशेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? qx से। डिवाइजर को हम किससे डिनोट करते हैं? gx का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? डिवाइजर। आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है? कोशेंट। कोशेंट q से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? qx। और रिमाइंडर r से स्टार्ट होता है तो हम इसको लिखते हैं rx। शायद यहां तक आ गया। अब हम अप्लाई करते हैं इसको x³ - 6x² + 11x - 6। gx का वैल्यू कितना है? x + 2। हमारे पास क्या नहीं है? कोशेंट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए? x³। यहाँ पे x का पावर कितना है? 1। क्यूब कब आएगा? जब यहाँ x का पावर कितना होगा? 2। सो दैट जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 कितना होगा? 3। तो हमारा qx कोशेंट जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² से स्टार्ट होगा। तो हमने लास्ट लेसन्स या चैप्टर्स में पढ़ा है x² के बाद कौन आता है? x, फिर x के बाद कौन आता है? कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको कैसे लेंगे? इसका कोएफिशिएंट a, इसका कोएफिशिएंट b और इसका कोएफिशिएंट c। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एल्गोरिथम रूल अप्लाई करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम रूल अप्लाई करते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर जो हमको चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा qx का वैल्यू। डिवाइजर और कोशेंट इन दोनों के पावर को ऐड करने से डिविडेंड का पावर आना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ x का पावर 1 है तो इसका पावर x का पावर कितना होना चाहिए? 2। तो ये लिखेंगे हम ax² + bx + c। ये आ गया हमारा कोशेंट। अब रिमाइंडर हमेशा याद रखिएगा, रिमाइंडर का जो पावर रहता है वेरिएबल का वो हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है। डिवाइजर का पावर कितना दिया हुआ है? x का पावर 1। तो यहाँ पे x का पावर क्या होना चाहिए? 1 से छोटा कौन होता है? 0। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वेरिएबल आएगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म x प्लस कांस्टेंट टर्म। ये समझना, x का पावर 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं। कांस्टेंट टर्म हम क्या ले लेते हैं? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हम क्या ले लेते हैं? r। तो रिमाइंडर हम क्या लिखेंगे? r। सबसे इंपॉर्टेंट यही आइडेंटिफाई करना है कि कोशेंट किसको लेना है और रिमाइंडर किसको लेना है। कोशेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिविडेंड और डिवाइजर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। आप सिंपल ये मान सकते हो इसका जो पावर है और इसका जो पावर है दोनों को माइनस करना है। 3 - 1 कितना होगा? 2। तो x का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2। ये याद रखिएगा, x का पावर 2 है तो यहाँ अगली बार x का पावर 1 फिर x का पावर नहीं। ये शायद क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आता है रिमाइंडर की बात। तो रिमाइंडर का पावर हमेशा क्या रहना चाहिए? जो भी यहाँ वेरिएबल का पावर है उससे एक छोटा रहना चाहिए। तो इसका पावर 1 है तो यहाँ पे इसका पावर वेरिएबल का पावर 0 रहना चाहिए, तो वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू रहती है x³ + 2x + 9, तो रिमाइंडर जो रहता उसका पावर क्या होना चाहिए? जो भी डिवाइजर रहता है उससे एक कम। तो x³ से एक कम क्या होता है? x²। देन क्या होता है? x। देन क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो आप यहाँ लिख सकते थे p q r। जस्ट लाइक दिस, हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, कभी आपसे गलत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है? x³ - 6x² + 11x - 6। अब ax² को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो x² * x करेंगे तो कितना होगा? x³। फिर ax² किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 2 * ax² कितना होगा? 2ax²। ये ax² दोनों से मल्टीप्लाई। अब ax² के बाद कौन आता है? bx। bx किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? bx²।
फिर bx किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना आएगा 2bx। फिर c किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या लिखेंगे cx। फिर c किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या लिखेंगे 2 से। हमने तीनों वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस r। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे हाईएस्ट पावर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का यहां कोएफिशिएंट कितना है 1, और कहीं है कि x क्यूब नहीं है, तो हमने सिर्फ क्या लिखा इसके बाद क्या लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ x क्यूब कितने बार सिर्फ एक बार, और x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे तो a का वैल्यू किसके बराबर 1 के। हमको हमेशा याद रखना है कंपेयरिंग करते समय सबसे पहले लेंगे हाईएस्ट पावर को। x क्यूब हाईएस्ट पावर है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो हम x क्यूब को सबसे पहले लेंगे। अब x क्यूब के जस्ट आप कौन है x स्क्वायर, तो नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या लेंगे x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x स्क्वायर की वैल्यूज चेक करते हैं। क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना -6, हम यहां लिखेंगे -6। यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2a, और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b भी है, तो हम यहां लिखेंगे 2a + b। शायद ये भी क्लियर हो गया। आपने यहां पर देखा दो अननोन वैल्यू a और b, लेकिन इससे जस्ट फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा था a = 1, तो हम यहां क्या लिखेंगे -6 = 2 × 1 + a। 2 × 1 कितना होगा 2, तो अब क्या होगा -6 प्लस 2 इधर आके क्या होगा -2 = b, तो b = कितना हो जाएगा -8। तो आपने देखा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई a की, फिर आपके पास किसकी वैल्यू आ गई b की। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है c की और r की। आपने देखा सबसे पहले आपने किसको कंपेयर किया था x क्यूब को, फिर आपने कंपेयर किया था x स्क्वायर को। अब किसको कंपेयर करेंगे x को, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट आप देखते हैं यहां से x का कोएफिशिएंट कितना है 11, यहां x का कोएफिशिएंट कितना है 2b, यहां x का कोएफिशिएंट कितना है c। तो आप क्या करोगे 11, b का वैल्यू -8 + c, तो आपने देखा ये हो जाएगा 11, 2 × -8 -16 + c, -16 इधर आएगा तो +16, तो c = होगा 27। तो आपने देखा आपने c का वैल्यू भी फाइंड करना है। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है r का वैल्यू। तो r के वैल्यू के लिए आपको किसको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें वेरिएबल x ना हो। तो अब देख रहे हैं यहां पर किसमें x नहीं है -6 में, यहां x किसमें नहीं है 2c प्लस c का वैल्यू हमने फाइंड किया था 27 प्लस 27 × 54। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है r का, तो +54 उधर जाके क्या होगा -54, तो r = कितना होगा -60। तो अगर आप नोटिस करो तो आपने ये फाइंड कर लिया a b c और r। इसका मतलब आपने हर चीज फाइंड कर ली। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है कोशेंट, देन क्या फाइंड करना है रिमाइंडर। तो हम कोशेंट का वैल्यू क्या करेंगे सिंपल a b और c का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -8, c का वैल्यू कितना है 27। तो आपका क्वेश्चन आ गया x² - 8x
प्लस 27, रिमाइंडर Rx का वैल्यू कितना था, सिर्फ R, रिमाइंडर कितना है -6। तो इस तरीके से हम डिवीजन एल्गोरिथम को हमेशा सॉल्व करें। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। हमको एक डिविडेंड दिया हुआ है, एक डिवाइजर दिया है, हमको अगेन क्या फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो अगर पॉलिनोमियल के डिविडेंड को लिखते हैं x³ - 3x² + 5x - 3 gx, डिवाइजर कितना लिखेंगे x² - 2। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोशेंट हमेशा इन दोनों के पावर को माइनस करने से आता है। तो 3 - 2 कितना होगा, 1। तो जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 1। तो x के पावर 1 के बाद हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट टर्म। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, a से, और कांस्टेंट टर्म की जगह हम क्या लिख देते हैं, b, ax + b। ये स्टेप समझ आ गया आपको शायद। मैंने ये कहा कि जो डिविडेंड का पावर है और जो डिवाइजर का पावर है, इन दोनों को माइनस करिएगा, जो वैल्यू आता है वो कोशेंट का हाईएस्ट पावर है। तो कोशेंट का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, x। इसका कोफिशिएंट स्टार्ट किससे करते हैं, a, और फिर कांस्टेंट टर्म में हम क्या लिखेंगे, b। सिमिलरली जब रिमाइंडर की बात आती है तो रिमाइंडर का पावर हमेशा क्या रहता है, जो डिवाइजर रहता है उससे एक कम। तो इससे एक कम कितना होगा, x का पावर 2 था तो x का पावर कितना होगा, 1। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो आप इसके कोफिशिएंट को a और b को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हो। तो ये b लिखे और कांस्टेंट टर्म की जगह हम क्या लिखे, q। दैट्स इट। तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, gx आ गया हमारा, qx का वैल्यू कितना था, ax + b, और रिमाइंडर है हमारा px + q। हम मल्टीप्लाई करते हैं और कंपेयर करते हैं। जैसे x² को हमने ax से मल्टीप्लाई किया, ये 1 है और ये a है, तो 1 * a, x का पावर 2, x का पावर 1, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 1x² अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद वाली वैल्यू b से, तो 1 * b कितना होगा, b, x²। देन -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ax से, तो ये कितना होगा, -2ax। फिर -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, तो ये होगा -2। ये बेचारों के पास मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ नहीं है, तो जैसा वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट्स। हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 3 है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ का कोफिशिएंट यहां कितना है, 1। यहां x³ का कोफिशिएंट कितना है, a। तो आप देख रहे हो 1 = कितना रहेगा, a का वैल्यू कितना है, 1। अब इसके बाद हम किसको कंपेयर करेंगे, x² को, कंपेयरिंग। तो x² के कोफिशिएंट को देखिए क्या है, x² का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में x² का कोफिशिएंट कितना है, -3। राइट साइड में x² का कोफिशिएंट कितना है, b। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -3। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। बेटर इसको यहां लिख लेते हैं, b = -3। अब कंपेयर किसको करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, 5। यहां x का कोफिशिएंट कितना है, -2, और x का कोफिशिएंट क्या है, b। तो आप ये देख रहे हैं, हमको a का वैल्यू मालूम है 1, तो हम यहां पे पुट कर देते हैं, कितना होगा, -5 = -2 × 1 + b। तो ये कितना होगा, -5 = -2 + b। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना, p का। तो -2 इधर जाएगा तो क्या होगा, +2, तो p = होगा -3। हमने x का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया, अब हमको किसको कंपेयर करना पड़ेगा,
कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखिए यहां पर क्या है, यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है -3, और यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा जिसमें x नहीं है, पहला वैल्यू क्या है -2b और दूसरा वैल्यू क्या है +q। आपने b का वैल्यू निकाल लिया -3, ये होगा 6 +q, तो q का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो +6 इधर जाएगा -6, q -। अब आपने देखा होगा कि हमको किसका वैल्यू निकालना है, qx। qx यानी क्या था, क्वोशंट, उसका वैल्यू क्या था ax + b, ax + b। a का वैल्यू हमने फाइंड किया था 1, b का वैल्यू हमने फाइंड किया था -3, तो हमारा क्वेश्चन आएगा x -3। रिमाइंडर की यहां जगह नहीं, हम यहां कर लेते रिमाइंडर rx = कितना था px + q। p का वैल्यू कितना आया था -3, q का वैल्यू कितना आया था -9, तो q के प्लेस में हम क्या रखेंगे -9, तो आपका क्वोशंट भी आ गया x -3 और आपका रिमाइंडर भी आ गया -3x -9। इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स इसी लास्ट थ्योरम के साथ खत्म होता है। आपसे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन का आप पूरा उपयोग करेंगे और पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस बनाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए